हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीके अपडेट्स में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, मैं आज इतिहास का चैप्टर एक और फिर लेकर आ गया हूं, मगध राज का उत्कर्ष, जो आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगध से क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आप बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको मगध का उत्कर्ष पढ़ना जरूरी है। आप मगध के बारे में जानिए, इससे क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा आपको। तो चलिए, मैं क्वेश्चन बना के आपको बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों कि जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 546 ईस्वी में बैठा था। किसके बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 540 ईस्वी में बैठा था? वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसकी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार किसका निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था? राजगृह का निर्माण करके उसे अपना राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था दोस्तों? 52 वर्ष तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रोदत्त जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को ही उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लाना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम था? क्षेमा नाम थी, जो कहाँ की थी? पंजाब की थी। पंजाब की थी, वहाँ की राजकुमारी थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। वह 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। वह 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में किसका अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम बृहस्कार था। इसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु किसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? अपने मंत्री को बृहस्कार के सहायता से। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की थी दोस्तों? उदयन ने की थी। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन का पुत्र का क्या नाम था? नागदशक।
नाग दशक को अपने अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में उपदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नाग दशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्त करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? वैशाली में स्थापित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक पूर्ण राजधानी को पाटलिपुत्र में ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापन कौन था दोस्तों? महापद्म नंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की गई। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद किसका समकालीन था दोस्तों? सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे युद्ध में पराजित कर दिया था और मगध पर एक नए वंश मतलब मौर्य वंश की स्थापना हुआ था। अब आप बात करते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था दोस्तों? फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। फिलिप की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। तो चलिए और आगे देखते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइपेस्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है? हाइडेस्पीज के नाम से। हाइडेस्पीज को झेलम का युद्ध या युद्ध के नाम से जाना जाता है या विस्तता बोलता है। विस्तता झेलम का पुराना नाम है। सिकंदर की सेना को ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 326 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी में भारत से लौटा था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु किस ईस्वी पूर्व में हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयाकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयाकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निरयाकस था। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट कर अगर चाहते हैं वीडियो में, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करें कि क्या आपको दिक्कत होती है वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।